ठीक है, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा वो यही होगा कि व्हाट इज डिप्रेशन। ठीक, कि डिप्रेशन होता है क्या है, क्योंकि डिप्रेशन इज ऑफन टाइम कंफ्यूज्ड विद अ टर्म कॉल्ड सैडनेस। उदासी के साथ अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि डिप्रेशन मतलब किसी का उदास होना। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को तो इसी में कंफ्यूजन है कि क्या डिप्रेशन कोई अलग चीज़ है या सिंपल उदासी को ही डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जवाब आपको मिलना ज़रूरी है, अदरवाइज बाकी जो मैं समझाने वाला हूँ उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सो याद रखो कि डिप्रेशन और उदासी में एक सिंपल फर्क है कंटिन्यूस होने और ना होने का। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सैडनेस एंड अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन इज कि डिप्रेशन में अ सैडनेस रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम भी एक सब्जेक्टिव वर्ड है कि हाउ मच लॉन्ग। तो यहाँ लॉन्ग टाइम से मेरा मतलब है अगर आप दिन भर उदास रहते हो प्लस आपका ये जो स्टेट है ये 12 से 14 दिन से ज़्यादा चल रहा है, देन देर आर चांसेस कि आप सीवियर डिप्रेशन में हो। पर अगर आप आधा दिन उदास हो, दिन भर में कुछ अच्छा हुआ, आपका मूड चेंज हो जा रहा है, अगर आप देख रहे हो कि मूड कंटिन्यूस खराब नहीं है आपका, आप लगातार उदास नहीं हो, तो फिर आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो। सो दैट इज़ द सिंपल वे टू डिफ्रेंशिएट कि वेदर इट इज़ अ नॉर्मल सैडनेस और इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेशन कहते हैं स्टेट ऑफ कंटिन्यूस सैडनेस को। जब उदासी लगातार बनी रहे तब हम मानते हैं कि आप डिप्रेस्ड हो। और ये लगातार में आप दो चीज़ें नोटिस करोगे कि क्या ये दिन भर बनी हुई है और क्या ये 12 से 14 दिनों से ज़्यादा ले चुकी है, तब चांसेस हैं कि अब आप डिप्रेशन में हो। अगर 2-4 दिन के लिए अब अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर एपिसोड हुआ है, कोई भी ट्रेजेडी हो गई है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक, आप किसी बहुत बड़े फेलियर से जूझ रहे हो, तो ऐसे केसेस में 2-3 दिन तो कोई भी उदास रहेगा। सो दैट डज नॉट मीन्स कि आप डिप्रेशन में हो। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपकी उदासी पहले तो दिन भर बनी रहेगी, दैट्स द फर्स्ट सिम्टम। सेकेंड कि वो 12-14 दिन से ज़्यादा सस्टेन्ड कर जाती है। ठीक, एक और बात का ख्याल रखना कि जो दो सिम्टम्स मैंने बताया अदर देन दैट, कि डिप्रेशन में जो आपका मूड है वो कुछ अच्छा होने के बावजूद खराब रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप नॉर्मली उदास हो और अगर दिन भर में कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो वहाँ आप देखोगे कि आधे एक घंटे के लिए आपका मूड ठीक हो जाता है। डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में कुछ अच्छा भी होगा तो भी सामने वाला कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई फेस्टिवल आ जाए, किसी का बर्थडे आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट इंसान मिलने आ जाए, तो भी उसको कुछ खास खुशी नहीं होती। थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए वो स्माइल देकर फिर वापस से कॉर्नर्ड हो जाता है, वापस से कोने में बैठ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, अगर आप देखना चाहो, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अगर आपको पता करना है कि इफ समबडी और यू योरसेल्फ इज इन अ डिप्रेशन और नॉट। ठीक, तो ये हो गया कि डिप्रेशन होता क्या है। बॉटम लाइन डेफिनेशन इज कि द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस सैडनेस। अगर उदासी लगातार बनी हुई है, दिन भर बनी हुई है, प्लस 12-14 दिनों से ज़्यादा बनी हुई है, तो चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन है। अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो कि ये डिप्रेशन क्यों होता है, बट क्या क्या कारण हो सकता है। तो क्यों के कई कारण हैं, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक कारण है वो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर कोई भी रीज़न अगर आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्बैलेंस कर दे, कोई भी रीज़न। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? दीज आर सर्टेन हॉर्मोन्स। अगर ये हॉर्मोन्स का सिक्रीशन, इन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन अगर आपकी ब्रेन में कम हो जाए तब आपको डिप्रेशन होता है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स? सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये 3 का अगर आपके ब्रेन में इम्बैलेंस हुआ तो देयर इज अ सीवियर चांस कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाए ना। व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन, उस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊँगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तुमको समझाना क्या चाह रहा था कि डिप्रेशन एक प्रॉपर डिजीज़ है। ये सिर्फ तुम्हारे मूड का बिगड़ जाना नहीं है, क्योंकि मूड के बिगड़ जाने को आप आराम से ठीक कर सकते हो, हंसा दोगे, कहीं घूमने चले जाओगे। मूड को बनाना बहुत आसान है। तो ज़्यादातर लोग इसीलिए डिप्रेशन को बहुत सीवियर स्टेज पे ले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है। अब जैसे अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आपकी बॉडी में एक प्रॉपर केमिकल का इम्बैलेंस दिखाई देगा। अगर आपको एनीमिया हो जाए तो आपकी बॉडी में प्रॉपर एक ऐसा केमिकल है जिसका इम्बैलेंस आपको दिखाई देगा। तो एनीमिया हो जाए, कोरोना वायरस हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, इनके जो केमिकल्स हैं उनको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है और इसके बारे में अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं।
इंसुलिन का प्रॉब्लम हुआ तो डायबिटीज़, आयरन का प्रॉब्लम हुआ तो एनीमिया, कोरोना वायरस आ गया है, तो इन सबको डिटेक्ट किया जा सकता है। डिप्रेशन के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ये केमिकल्स की कोई जांच ही नहीं करवाता। कोई नहीं जाएगा अपने बॉडी के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन टेस्ट करवाने, और सिंस इसको कोई टेस्ट ही नहीं करवाता तो सबको लगता है बस कुछ नहीं है, बस मूड खराब है। तो मूड खराब होने, उदास रहने और डिप्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिप्रेशन एक सीरियस बीमारी है। अगर ये आपको हुई है तो ये आपकी बॉडी में एक सीवियर लेवल पे केमिकल्स, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर, जो बहुत ज़रूरी है, इसमें से डोपामिन को तो बोलते ही हैप्पी हार्मोन है, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वाले 3 का नाम लिया है। तो अगर ये तीनों आपकी बॉडी में कम हो गए तो कोई मूवी देखने से, घूमने चले जाने से, दोस्तों से मिलने से ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली। डिप्रेशन के साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि लोग इसको बीमारी मानते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी वजह से बर्बाद होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट कि इवन इट इज़ अ डिजीज़। ये सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक। पर अगर जो लोग डिप्रेस्ड है, अगर आप उनकी टेस्टिंग करवाओगे तो प्रॉपर उनके टेस्ट में ये सारी बातें आएंगी कि हाँ, उनकी बॉडी में ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली कोई करवाए तब ना, ठीक। तो अब तक हमने ये समझा कि डिप्रेशन और सैडनेस में क्या डिफरेंस है। दूसरा, मैंने आपको ये समझाया कि डिप्रेशन बस कोई ऐसा मूड खराब हो जाना, ये सब मूड ऑफ हो जाना टाइप की डिजीज़ नहीं है। इसमें कुछ सीरियसली आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस कहाँ होता है? ब्रेन में। तो सोचो ये केमिकल्स किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है। तो क्या ये नॉर्मल केमिकल्स हो सकते हैं? ऐसे ही आप सोच लो तो आपको ऐसे ही समझ जाएगा कि ये कितना सीरियस टॉपिक है। अगला कि सर लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस अचानक से कैसे हो गया? फिर अगर आप बोल रहे हो कि डिप्रेशन में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्यों हो गए? अचानक से क्यों हो गए? कल तक सब अच्छा चल रहा था, आज मेरी बॉडी में, अब जैसे डायबिटीज़ हुआ है तो कुछ कारण है ना। जैसे कई लोग मानते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ शुरू हो गया तुमको, तो आपको कॉज दिख रहा है कि आपने मीठा खाया इसलिए आपको डायबिटीज़ हो गया। कोरोना वायरस में आपको दिख रहा है कि हाँ, वायरस हैज़ अफेक्टेड यू, तो कुछ दिखता है ना, आपको कोई कॉज दिखता है। तो यहाँ पे भी तो आप पूछोगे कि अरे ऐसे कैसे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो गया? कोई कारण तो होना चाहिए उसके इम्बैलेंस होने का। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस के बहुत सारे रीज़न है, उसमें से जो मेन है मैं वो बता रहा हूँ। पहले सबसे मेन तो ये कि अगर आप में से, आपके पेरेंट्स में से कोई भी लंबे टाइम से कोई भी डिजीज़ की अगर दवा ले रहा है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई, इनमें से अगर किसी के लिए आप एक लंबे टाइम से दवाई ले रहे हो, सो दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर डिप्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक है कि अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी की आप दवा ले रहे हो, ठीक। तो ये जो लॉन्ग टाइम से आप दवाइयाँ ले रहे हो ना, दे इंटरैक्ट विद योर ब्रेन, और वहाँ से कुछ हार्मोनल चेंजेस पॉसिबल हो जाते हैं। सबकी बॉडी में नहीं होते, पर ये एक मेजर सिम्टम आज तक देखा गया, मेन कॉज देखा गया, ठीक। तो एक कारण तो ये हो गया कि आप लंबे समय से कोई ना कोई केमिकल पे डिपेंडेंट हो, वो चाहे जो केमिकल हो। इसीलिए आयुर्वेद में भी हम लोग बोलते हैं कि इवन आयुर्वेद को बोला जाता है सेफेस्ट मेडिसिन वाला थेरेपी। पर आयुर्वेद में भी ये रूल है कि नो मेडिसिन मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। किसी भी मेडिसिन को 3 महीने से ज़्यादा आयुर्वेद में भी नहीं देते हैं। दिस इज़ अ रूल। एटलीस्ट 15 डेज का ब्रेक दे देते हैं। बहुत रेयर केस में आप देखोगे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बिना ब्रेक के दी जा रही हैं। अगर कंडीशन बहुत सीवियर है सामने वाले की, तो ही 3 महीने से ज़्यादा किसी भी मेडिसिन को कंटिन्यू किया जाता है। तो सोचो आयुर्वेद, जिसमें कि हर्ब्स देते हैं हम लोग, सब पूरा नेचुरल न्यूट्रिएंट, सब फ्रूट वेजिटेबल, इनसे बनाई हुई दवाइयाँ देते हैं, वहाँ पे भी ये नियम है कि 3 महीने से ज़्यादा आपको कोई दवाई नहीं लेनी है। तो जब आयुर्वेद की दवाइयाँ 3 महीने से आप ज़्यादा नहीं ले सकते, वहाँ पे 15 डेज का ब्रेक देना ज़रूरी है। तो ये सब डिजीज़ जिसके मैंने नाम लिया, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, थायराइड, रेस्पिरेटरी, इसमें तो लोग सालों तक एलोपैथी की दवाई ले रहे होते हैं, और जबकि आपको आयुर्वेदिक दवाई तक 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो एक कारण तो ये हो गया कि जब आप कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल, जो आपकी बॉडी में नहीं बनता, ऐसा कोई भी केमिकल अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज़ करोगे, सो दैट मे कॉज अ न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। इसकी वजह से आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। वही जो मैंने अभी अभी बताया, वो तीनों केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, ठीक। एक कारण तो हो गया कि आप लंबे समय से दवाई ले रहे थे। दूसरा कारण अक्सर ये देखा गया कि आपकी लाइफ में अभी अभी कोई इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट से मेरा मतलब वो फिजिकल वाला एक्सीडेंट ही नहीं, कुछ भी ऐसा जो ऑल ऑफ सडन हो गया, किसी की डेथ हो गई है, यस हो सकता है सच में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, और वो एक्सीडेंट ने आपकी लाइफ का कोई मेजर इवेंट खराब कर दिया हो, ठीक।
आप हो सकता है किसी एग्जाम में फेल हो सकता है किसी का कोई बिजनेस कोलैप्स कर गया हो सकता है आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया वो डूब गया हो। सो कई बार देखा गया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है और इसकी वजह से अगर आपको कोई मेंटल शॉक लगा है, तो ड्यू टू दैट मेंटल शॉक आपकी बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। ठीक, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगा है तो यू वुड स्टार्ट टेकिंग स्ट्रेस, दिन भर आप टेंशन में रहने लगोगे। कुछ दिन तक के लिए तो आपका ब्रेन इसको हैंडल कर सकता है, पर अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, बहुत ज़्यादा अगर आप टेंशन लेने लग गए हो, सो स्लोली ये जो शॉक है दैट वुड ट्रिगर टू दिस न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। वो जो शॉक आपने ले लिया है ना, उसी से फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस ट्रिगर्ड हो जाता है। ठीक, तो 2 रीजंस मैंने बता दिए कि क्यों ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है। हो सकता है कि आप लंबे समय से कोई दवाई ले रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से इस वक्त आपकी लाइफ पे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा हो और आपने उस एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया और उस स्ट्रेस की वजह से, उस शॉक की वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो गया है। लास्ट रीजन थोड़ा ऑकवर्ड है, सुनने में अजीब लगेगा, कि समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि फॉर नो रीजन डिप्रेशन हो जाता है, आपको कोई कारण मिलेगा ही नहीं। और इसके 2 बहुत फेमस केसेस बताता हूँ तुमको। आप अभी आफ्टर द सेशन आप सर्च मार के देखना, जीवेश आहलूवालिया नाम लिख लो आप, जीवेश आहलूवालिया। ही इज अ फेमस कॉमेडियन, वेरी फेमस कॉमेडियन। आप सब लोगों ने इनको यूट्यूब पे और टीवी पे भी आए थे भाई साहब कॉमेडी शो में। एंड व्हाट आई सेड, व्हाट ही इज अ कॉमेडियन। तो इसका तो काम ही है हंसाना। इनका पूरा इंटरव्यू है आफ्टर डिप्रेशन, जब ये डिप्रेशन से भाई साहब बाहर आए उसके बाद में इनका पूरा इंटरव्यू है। और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही हैज सेड, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने खुद बोला अपने इंटरव्यू में, कि आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, आई हैव वेरी गुड वाइफ, आई हैड वेरी गुड प्रोफेशन। वो सारी चीजें हैं ये भाई साहब के पास जो एक इंसान सोचता है, बट इवन दो आई डोंट नो व्हाई आई वेंट इन अ डिप्रेशन, नहीं पता। और इनका पूरा एक इंटरव्यू है, मोर आई थिंक कुछ 1 घंटे का इंटरव्यू है। ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, ताकि बाकी के लोग भी ये समझें कि डिप्रेशन का कोई कारण मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस आदमी में तो कोई कारण नहीं था। उसी इंटरव्यू में ये भाई साहब को बोलना है कि जैसे ही मैं शो कंप्लीट करता था, आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, मैं बहुत रोता था कोने में जाके। ठीक, सब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला, आप सुन सकते हो। 2-2.5 साल पुराना इंटरव्यू है, वो बहुत ज्यादा पुराना इंटरव्यू भी नहीं है। एंड ही इज अ कॉमेडियन। तो आपको लगता है कि फिर अब ऐसे केस से अच्छा क्या होगा? एक तो भाई साहब कॉमेडियन है, ऊपर से ना पैसे का प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है, और बाद में उनकी वाइफ ने ही बोला कि यू मस्ट कंसीडर मीटिंग अ साइकेट्रिस्ट। तो वाइफ के ही बोलने पे भाई साहब गए, ही स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन एंड ऑल, एंड नाउ ही इज ओके। बहुत ज्यादा उनका वेट ज्यादा था, ही हैज डन सम वेट लॉस ऑल्सो। तो वेट गेन और वेट लॉस भी एक कारण हो सकता है, इस पे भी मैं आऊंगा। दैट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद आयुर्वेदिक वेट लॉस प्रोग्राम। बस दोनों में क्या फ़र्क होगा, आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो मेरे से बाद में पूछ लेना कि जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, जो नॉर्मली आप लोग सुनते हो, दोनों में क्या फ़र्क है। पर अभी मैं ये टॉपिक से नहीं हटना चाहता, तो लेट्स कम बैक टू दैट टॉपिक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज जीवेश आहलूवालिया, सेकेंड एग्जाम्पल इज रॉबिन उत्तपा। ही इज अ फेमस क्रिकेटर फ्रॉम इंडियन टीम, रॉबिन उत्तपा। सेम इनका भी सेम स्टेट था, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, इनको भी नहीं पता कि वाई इज इन अ डिप्रेशन। ये भाई साहब ने तो 4-5 साल से ज्यादा ट्रीटमेंट लिया है, अब जाके भाई साहब नॉर्मल हुए। एंड डिप्रेशन डिस्ट्रॉयड हिज करियर। अच्छी बात यह कि इनका भी पूरा इंटरव्यू आपको नेट पे मिल जाएगा। तो मैं जितनी बातें कर रहा हूं सब प्रूफ के साथ कर रहा हूं, आप आराम से जाके उसको क्रॉस चेक करो अच्छे से। अगर आप में से पता नहीं लोगों ने देखा है या नहीं, इनको कैटी पेरी नाम है इनका, देखा है? अमेरिकन आइडल पे आती है, बहुत फेमस है। इनका तो पूरा वीडियो है और आप शॉक में चले जाओगे अगर इनका वीडियो देखोगे तो। मतलब पूरी क्राउड बैठी हुई है और नीचे मैम एकदम ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, हाथ वाथ शिवर कर रहे हैं, पूरा वीडियो है। ऑल ऑफ सडन शी अपीयर्स ऑन अ स्टेज और मैडम अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। बाद में उसने भी ट्रीटमेंट लिया है पूरा। जब आप उनकी हालत देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। यू मस्ट सी देम। तो ये सारे वो एग्जाम्पल है जिनके पास बेशुमार दौलत है और बहुत अच्छी लाइफ है, उसके बावजूद डिप्रेशन में है। यहाँ तक मैं आपको बस ये कन्विंस कर रहा था कि डिप्रेशन होने के लिए
न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस ज़रूरी है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो सकता है कि आपके ब्रेन में इसलिए हो रहा हो कि आप कोई लंबे समय से दवाई ले रहे थे या कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है। मेजर एक्सीडेंट से मेरा मतलब है कोई भी सडन लॉस हुआ। दीपिका पादुकोण का आप लोगों ने सुना होगा, शी वेंट इनटू अ डिप्रेशन आफ्टर ब्रेकिंग अप विद रणबीर कपूर। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपने किसी डियर वंस को लूज कर दिया हो, किसी की डेथ हो गई हो, उसके बाद में आप डिप्रेशन में जा सकते हो। ब्रेकअप के बाद आप जा सकते हो, बिजनेस लॉस के बाद जा सकते हो, एग्जाम फेलियर के, तो कोई भी कारण हो सकता है। मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं ये दोनों कारण को, जीवेश आलूवालिया, रॉबिन उत्तपा और कैटी पेरी, ये तीनों इसलिए डिप्रेशन में है बिकॉज दे हैव नो रीजन। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बाकी दीपिका पादुकोण का एग्जांपल मैं इसलिए नहीं देता बिकॉज शी हैड रीजन ना, तो वो तो मैंने बता ही दिया कि रीजन के साथ तो डिप्रेशन हो सकता है, उसके तो चांसेस हैं। पर जो एग्जांपल मैंने दिया आप वो सोच के देखो, उसमें तो कोई रीजन, और वो लोग खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके बिहाफ में ये सारे स्टेटमेंट्स मैं बना रहा हूं, दे देमसेल्फ आर सेइंग दिस। ठीक, सो आई होप अब तक मैं आपको ये समझा चुका हूं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिप्रेशन। अगला सवाल, पहले तो मैंने समझा दिया डिप्रेशन होता क्या है, क्यों होता है, और जिस न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह से होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर क्यों इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो कॉज पे हमने सारा डिस्कशन कर लिया। हमने ये सीखा कि सो एंड सो कॉजेज आर देयर, बट इट माइट बी बिकॉज ऑफ नो कॉज। ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी कारण से ही आपको हो गया। तो घुमा फिरा के बॉटम लाइन कंक्लूजन ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर इम्बैलेंस हुए आपके ब्रेन में, देन आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस जरूरी है। वो किस कारण से हुआ है, ड्रग्स की वजह से हुआ है, किसी शॉक की वजह से हुआ है, मेंटल शॉक की वजह से हुआ है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। अगला ही सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो ये कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम या हमारे फैमिली मेंबर्स सीरियसली डिप्रेस्ड है। ना हियर आई हैव यूज्ड अ वर्ड सीरियसली डिप्रेस्ड। ये वर्ड मैंने जानबूझकर लगाया क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो। ठीक, देयर आर चांसेस कि आप सब क्लिनिकल डिप्रेशन में हो। सब क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं माइनर डिप्रेशन को। तो आप चाहे माइनर डिप्रेशन बोलो या सब क्लिनिकल डिप्रेशन बोलो, और अगर आप सब क्लिनिकल डिप्रेशन में हो या माइनर डिप्रेशन में हो, देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी ट्रीटमेंट एंड ऑल। कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन में आप थोड़ा घूमोगे फिरोगे, थोड़ा माहौल चेंज करोगे, दोस्तों से मिलोगे, फैमिली फ्रेंड से बात करोगे, थोड़ा ठीक ठाक खाना पीना खाओ, माहौल बदलेगा, खुद ही ठीक हो जाओगे अगर आप माइनर डिप्रेशन में हो तो। बट अगर आप क्लिनिकल डिप्रेशन में हो तो आपको सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं लेनी है, इनफैक्ट हो सकता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट से भी मिलना पड़ जाए। देन सिचुएशन इज वेरी सीरियस। ऑब्वियसली अगला सवाल सबके दिमाग में यही आएगा कि फिर पता कैसे चलेगा कि माइनर डिप्रेशन है कि क्लिनिकल डिप्रेशन है। अब जैसे डिप्रेशन के लिए कोई ब्लड टेस्ट वगैरह तो नहीं है, ठीक, जैसा कि बाकी की जो डिजीजेस हैं उनमें कोई ना कोई एक फिजिकल टेस्ट होता है, तो आप जाओ वो टेस्ट कराओ और आपको पता चल जाता है कि सो एंड सो डिजीज इज देयर। डिप्रेशन के बारे में ऐसा कोई केमिकल टेस्ट नहीं बना आज तक। इसके लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसको बोलते हैं PHQ-9 टेस्ट। ठीक, आप में से जिसको भी ये टेस्ट देना होगा आप लोग मैम को बोल देना, मैम उसका लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। उसमें 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और फिर आपने उन 9 क्वेश्चंस का जो आंसर दिया गया है वो आंसर्स को पूरा इवैल्यूएट किया जाता है और आपके हर एक आंसर के बेसिस पे आपको स्कोर दिया जाता है और फिर उस स्कोर के बेसिस पे ये पता चलता है कि वेदर यू आर इन अ डिप्रेशन और नॉट। ठीक, तो आप में से जिसको भी ये टेस्ट देना होगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए देना होगा, आप मैम को बोलो, मैम आपको वो पूरे क्वेश्चंस फॉरवर्ड करेंगे। यू विल हैव टू फिल द आंसर्स अकॉर्डिंगली और उसके बाद में चेक करके ही मैं उनको ये बता सकता हूँ कि वेदर यू आर इन अ माइनर डिप्रेशन और अ मेजर डिप्रेशन। ठीक, देयर विल बी 150 रुपीज चार्जेस फॉर दैट। उसके लिए मुझे बैठ के तुम्हारे सारे आंसर्स इवैल्यूएट करके तुमको बताना पड़ेगा। इफ यू आर इन अ माइनर डिप्रेशन मैं खुद ही आपको बुलवा दूंगा कि नहीं कुछ नहीं, आप 2-4 दिन रुक जाओ, मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। बट इफ यू आर इन अ सीवियर डिप्रेशन देन यू मस्ट कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर। उस पर मैं भी आऊँगा थोड़ी देर में। ठीक, अब मान लो आपने PHQ-9 टेस्ट दिया और उसके अच्छा हाँ ये भी एक है कि आपको इन सब चीज़ों का टेंशन नहीं लेना है कि सर अगर आपने जानबूझकर ऐसा प्रूफ कर दिया कि नहीं आई एम इन अ सीवियर डिप्रेशन, तो है ना, हो सकता है कि सर आप अपने पैसे कमाने के लिए, तो टेंशन मत लो, किसी और साइकियाट्रिस्ट से मिल लो। और अगर वो साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि तुम डिप्रेशन में नहीं हो और मैंने बोला कि डिप्रेशन में हो, तो मैं तुमको 300 रिटर्न करूंगा। आई वुड रिटर्न डबल एंड आई वुड सोशली अपोलोजाइज ऑल्सो। ठीक,
तो बेवकूफ़ी भरे काम मत करना, क्योंकि मेरे प्रोफेशन की एक दिक्कत है कि हम लोग जैसे किसी को रास्ता दिखाते हैं ना, सामने वाले का पहला टारगेट हम ही होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये ऐसा इसीलिए बता रहा है ताकि इसको फायदा हो। तो हमारे पास भी दो ही रास्ते बचे हैं कि तुमको मरता ही हुआ छोड़ दो, और या तो फिर सब कुछ फ्री में करो। फ्री में इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दैट टेक्स टाइम। अब उतने टाइम में अगर मैं अपने प्रोफेशन को टाइम दूं तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे, एंड इवन आई नीड मनी। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर बाप की औलाद हूं, सो आई हैव टू चार्ज समथिंग। तो अगर आपको ये डाउट आए कि नहीं 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 ये सर जानबूझकर बता देंगे, तो मेरे पास कराओ ही मत, कहीं और करवा लो, पर करवा तो लो। ठीक, बस आज के बाद आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर डिप्रेशन के बारे में आप जानना चाहते हो देन यू मस्ट अंडरगो PHQ-9 टेस्ट। ये टेस्ट आप दे दो, आपको जहां देना हो वहां दो, पर दे दो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी हालत बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाए। और याद रहे, डिप्रेशन कोई आम बीमारी नहीं है, इट इज इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। मान लो अगर अभी आपको मैं बता रहा हूं कि आप या तो सब क्लिनिकल डिप्रेशन में हो सकते हो या तो क्लिनिकल डिप्रेशन में हो सकते हो। ठीक, अब मैंने आपको आफ्टर रिपोर्ट आपको बता दिया कि नहीं आपके क्लिनिकल डिप्रेशन के चांसेस हैं। ठीक, अगला सवाल आप यही जानना चाहोगे कि क्या ये एकदम सीरियस है अगर मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में हूँ। मेरा आंसर डायरेक्ट होगा कि सीरियस तो छोड़ दो, आप एक इमरजेंसी कंडीशन में हो, यू मस्ट गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल। लिटरली एडमिट होना पड़ता है, प्रॉपर एडमिट होना पड़ता है, तो इसको मजाक में मत लो। इफ यू आर इन अ क्लिनिकल डिप्रेशन तो आप चाहे जितना दिमाग लगा लो आप बाहर आ ही नहीं सकते। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, यू नीड अ काउंसलर। अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन के बारे में जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अभी तक इसके लिए मेंटली तैयार नहीं है। रिच लोग तैयार हैं, उनको दिख गया कोई भी 4-5 दिन से ज़्यादा सैडनेस में, लेकर जाएंगे, इवैल्यूएशन करवाएंगे एंड दे स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशंस और वॉट एवर थेरेपी इज अवेलेबल। पर मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कुछ नहीं है, बस उदास है, वो थोड़ा टेंशन ले लिया होगा, थोड़ा टेंशन ले लिया होगा, थोड़ा टेंशन ले लिया होगा, कर करके उसकी पूरी लाइफ खराब कर देंगे। सो अगर आप मेरे से पूछो कि इज इट अ सीरियस इशू इफ आई एम क्लिनिकली डिप्रेस्ड, माई आंसर वुड बी येस, अ बिग येस। इट इज वेरी सीरियस इशू, इन फैक्ट इट इज इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इट कैन टर्न लीथल, जानलेवा हो सकता है ये। तो मजाक में मत लो, आप कहीं तो भी टेस्ट करवाओ, एंड इफ इट इज अ क्लिनिकल डिप्रेशन स्टार्ट टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर दैट। ठीक, अच्छा अभी ये 8 मिनट्स बाकी हैं इस सेशन के। आप में से कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, मैं देख लेता हूं, मैंने सारे क्वेश्चंस अगले सेशन में गायब हो जाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन ओवर थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको अभी तक बता चुका हूं कि अगर आपको पता करना है वेदर यू आर इन अ सब क्लिनिकल डिप्रेशन और इन अ क्लिनिकल डिप्रेशन, यू मस्ट अंडरगो PHQ-9 टेस्ट। ठीक, कहीं से भी आप करवा सकते हो, मैम को बोलना रहेगा तो आप मैम को बोल देना। दूसरा कि अगर मेरा सर क्लिनिकल डिप्रेशन आया तो क्या ये मतलब बहुत सीरियस इशू है? बहुत सीरियस इशू है, हो सकता है ये आपकी जान लेकर जाए, इतना सीरियस इशू। कैसे है वो भी समझा रहा हूँ मैं अभी। नेक्स्ट कि सर अगर मैं क्लिनिकली डिप्रेशन आता है मेरा रिपोर्ट में तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप काउंसलर से मिलो, डू नॉट डायरेक्टली गो टू साइकियाट्रिस्ट। ठीक, अभी रिसेंट है, आप में से आपकी एक फ्रेंड ही है, मैं नाम ऑफकोर्स नहीं बता सकता, जस्ट अभी 1 महीना पहले मैम की पहले से तबीयत खराब थी, रिलेशनशिप का ही प्रॉब्लम था, बॉयफ्रेंड के साथ इशू हो गया था, मैम गए एकदम सीवियर डिप्रेशन में। एकदम उन्होंने मैम को कॉल किया 1 महीना पहले कि मैम बहुत टेंशन है, ये वो, सर से मेरी आज ही बात करवा दो। अनफॉर्चुनेटली दैट डे आई वॉजंट फ्री, मैं उस दिन उनसे बात नहीं कर पाया। अगले दिन मैम सीधा साइकियाट्रिस्ट से मिलने जा रहे थे, तो उनका जो डॉक्टर था जिनके पास वो दिखा रहे थे, तो उसने उनको फॉर्चुनेटली बता दिया कि साइकियाट्रिस्ट के पास मत जा, क्योंकि तेरी ऑलरेडी दवा चालू है, तो तू साइकियाट्रिस्ट की दवा नहीं ले सकती है। तो वो बेचारी उस दिन नहीं गई। ठीक, मतलब कंडीशन की सीवियरनेस देखो। अब अगर आप में से कोई भी वो बच्ची को जानता होगा तो अब आप पीछे से पता कर सकते हो, नाम तो मैं बता नहीं पाऊंगा। मैंने सिर्फ 1.25 घंटा बात की थी, शी इज आउट ऑफ डिप्रेशन। मैम मस्त आराम से एग्जाम दिया उन्होंने अभी एंड नाउ टुडे शी इज टोटली ओके। इतनी ओके कि सोचो शायद आज के सेमिनार में वो आई भी नहीं है। आई एक्सपेक्टेड हर, मुझे लगा था कि टुडे शी विल बी देयर, वो आई तक नहीं है। तो मुझे वो सोचकर हंसी आ रही है कि लोग इतने ठीक हो जाते हैं 20-25 दिन पहले। अच्छा, फॉर्चुनेटली मुझे अब याद आ रहा है कि उनकी एक फ्रेंड इस वक्त सेमिनार में है। सो मैं जो भी बोल रहा हूँ अगर वो झूठ होता तो 2 मिनट में सामने आ जाता। ठीक, वो बच्ची नहीं है आज के सेमिनार में, तो मुझे वो सोचकर भी हंसी आ रही है
कि कहाँ तो साइकेट्रिस्ट तक जाना पड़ रहा था और कहाँ बस मैंने 1 से 1.5 घंटा बात की थी, उसके बाद कोई बात भी नहीं करनी पड़ी ना, एवरीथिंग इज टोटली ओके। तो इसीलिए मेरा सजेशन सबको ये रहता है कि फर्स्ट कंसल्ट अ काउंसलर, क्योंकि काउंसलर हो सकता है कि आप किसी, वही जैसा मैंने बोला ना, कुछ आपकी लाइफ में कोई मेजर एपिसोड हो गया हो और उस मेजर एपिसोड की वजह से आपने कुछ ज़्यादा शॉक ले लिया हो और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ हो। तो अगर काउंसलिंग के लेवल पे वो ठीक हो सकता है तो आप मेडिकेशन से बच जाओगे, आप दवाइयों से बच जाओगे। और मैं क्यों दवाई से बचाना चाह रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ मैं, ठीक। तो अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन आता है तो सबसे पहले तो आप काउंसलर से मिलो। अगर वहीं पे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, मोर देन 90% केसेस में काउंसलर रिजॉल्व कर ही देते हैं, 90% केसेस में। 10% केसेस में आपको साइकेट्रिस्ट तक जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि अगर आप काउंसलर से 3 या 6 सेशन से ज़्यादा ले चुके हो, 6 सेशन के बाद भी अगर आपको आराम नहीं हुआ है, देन यू मस्ट कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। फिर इसका मतलब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, फिर वो काउंसलिंग के लेवल पे सॉल्व नहीं होगी। केमिकल्स का जो इम्बैलेंस आपकी बॉडी में वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब वो थॉट प्रोसेस से सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए मेडिकेशंस लगेगी ही लगेगी। तो अगर आप 6 सेशंस ले लेते हो किसी भी काउंसलर के, उसके बाद भी आराम नहीं हो रहा है, देन यू मस्ट कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, ठीक। अगला सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर ये ठीक हो जाता है क्या, इज इट क्यूरेबल? इट इज़ 100% क्यूरेबल इफ़ यू फॉलो ऑल द लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट। जितनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाई गई है अगर आप सब फॉलो करो, 100% आप इससे बाहर आ जाओगे, 100%। इसमें इंसान खुद ही अपने आप को फंसाता है। कैसे? कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लेता, जो लेता है वो कंप्लीट नहीं करता, थोड़ा बहुत आराम हो गया तो लोग ट्रीटमेंट लेना छोड़ देते हैं। तो आप ही खुद को परेशान करोगे। अगर आप पूरी ट्रीटमेंट लो, चाहे वो काउंसलिंग सेशंस हो या साइकेट्रिस्ट से मिलना हो, वट एवर इट इज, तो आपको पूरी तरह से आराम दिलवाया जा सकता है। तो इट इज़ 100% क्यूरेबल। ये सिर्फ तभी क्योर नहीं होगा जब आप खुद ही ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ गलती करो, ठीक।